गरीब बेटी की शादी। सोनपुर गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार में गोमती ने 5 बेटियों के बाद फिर से एक बेटी को जन्म दिया। 5 बेटियों के बोझ के बाद फिर एक बेटी का जन्म, यह उस परिवार के लिए खुशी नहीं बल्कि एक नई मुसीबत थी। अरे करमजली, 6 बेटियों को जन के हम सब की छाती पर मूंग क्यों दलवाना चाहती है? हे भगवान, पहले ही हमारे ऊपर 5 लड़कियों का बोझ है। घर में एक ही मजदूरी करने वाला है, उसमें भी जिस दिन उसे काम नहीं मिलता हमें भूखा ही सोना पड़ता है। ऊपर से एक और बेटी का पेट हम कैसे भर पाएंगे? सास की इस जली कटी का गोमती के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गरीबी और भूख इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देती है जो कोई आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। यह कहानी उसी गरीबी में जन्मी राधा की है। राधा के पैदा होने से सब दुखी थे। तभी एक सेठानी उनके घर आकर उनका दरवाजा खटखटाई। गोमती की सास फूलमतिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, शहर की एक बहुत ही धनवान महिला प्रेमलता खड़ी थी। क्या आपके घर किसी कन्या का जन्म हुआ है? कन्या? हाँ, कल रात को ही मेरी अभागन बहू ने एक कन्या को जन्म दिया है, लेकिन यह सब आपको कैसे पता? देखिए, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस कमी है तो एक औलाद की। क्या आप मुझे वह कन्या दे सकती हैं? मैं आपकी पोती को गोद लेना चाहती हूँ। यह सुनकर फूलमतिया प्रेमलता को एकटक निहारती रहती है और बोलती है, मालकिन, हम सब बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। जब से ये लड़की हुई है तब से हम सबको उसी की फिक्र लगी हुई है। आप हमारे घर देवी की तरह आई हैं। आपके घर जाकर इस अभागन का भाग्य खुल जाएगा। मुझ गरीब के पास इस बच्ची को देने के लिए भूख और बीमारी के सिवा कुछ नहीं है, और आपके पास दुनिया की तमाम खुशियां हैं। फूलमतिया ने प्रेमलता को अपनी पोती दे दी। प्रेमलता उस बच्ची को लेकर वहां से निकल पड़ी। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। प्रेमलता ने अपनी कार उस नदी के पास रोकी और बच्ची को लेकर पुल पर खड़ी हो गई। आज मैं अपने बेटे के भाग्य का लिखा मिटाने जा रही हूँ। मैं राजगुरु की उस भविष्यवाणी को, जिसे मैं अपने जीते जी तो कभी पूरा नहीं होने दे सकती। यह बोलकर प्रेमलता ने उस छोटी सी बच्ची को नदी में फेंक दिया। प्रेमलता शहर की सबसे नामचीन अमीर घराने से थी। एक जाने माने ज्योतिष ने उन्हें बताया था कि उनके इकलौते बेटे की शादी गांव के सबसे गरीब घर की बेटी से होगी। उस पंडित ने उसे यह भी बताया कि यह बच्ची और कोई नहीं बल्कि पूर्णमासी को जन्मी गोमती की बेटी ही है। मैं इस भविष्यवाणी को मिटा कर रहूंगी। मैं खुद से अपने बेटे की तकदीर लिखूंगी। मैं मार डालूंगी उस लड़की को, नहीं छोड़ूंगी। वहीं दूसरी ओर वह छोटी बच्ची पानी में बहे जा रही थी। वहीं नदी किनारे बसे गांव के मछुआरन कमला मछली मारने के लिए नदी में जाल डाली थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं आई। तभी उसकी नजर पानी में बह रही उस बच्ची पर पड़ती है, जो जोर जोर से रोए जा रही थी। अरे, ये किसकी बच्ची है? किस शैतान ने इस फूल सी बच्ची को पानी में फेंक दिया? अरे, जब पाला नहीं जाता तो लोग बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं? कमला ने उस बच्ची को पानी से निकाला। वह रोए जा रही थी। अरे, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अच्छा, भूख लगी है? मैं हूँ ना, मत रो, चुप हो जाओ। कमला एक विधवा औरत थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसने उस बच्ची को गोद ले लिया। कमला ने उसका नाम राधा रखा। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता गया। राधा अब 18 वर्ष की हो गई थी और इसी बीच कमला की भी मृत्यु हो गई। उधर प्रेमलता का बेटा राजीव भी जवान हो गया था। एक दिन की बात है, राजीव नाव की सवारी कर रहा था। तभी मौसम बहुत ही खराब हो जाता है। तेज आंधी और बारिश से राजीव की नाव डूबने लगी। राजीव पानी में गिर गया
कुछ देर तो वो पानी में अपना हाथ पैर मारता रहा, लेकिन तैरना नहीं आने की वजह से वह पानी में बेहोश हो गया और पानी में बहने लगा। वहीं दूसरी तरफ राधा उस समय नदी में मछलियां पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन तूफान के कारण वो वापस घर जा रही थी। तभी उसकी नज़र पानी में बह रहे राजीव पर जाती है। अरे ये कौन है? कौन इस तरह पानी में बहता आ रहा है? मुझे जल्दी ही इसकी जान बचानी होगी, नहीं तो ये मर जाएगा। राधा तुरंत पानी में कूदकर उसकी जान बचा लेती है। राजीव को जब होश आता है तो वो खुद को राधा के घर में पाता है। ये मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? तब राधा ने राजीव को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर राजीव का दिल राधा के लिए प्यार से भर गया। इसने मेरी जान बचाई। अगर ये वक्त पर नहीं आती तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। मुझे इससे अच्छे जीवन साथी कहीं नहीं मिल सकते। और फिर उसने राधा से अपने प्यार का इजहार किया। राधा को भी राजीव बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने भी हाँ कर दिया और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद राजीव राधा को लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी माँ को सारी बातें बताई। बेटे, तुमने ऐसे कैसे शादी कर ली? अरे कौन है ये लड़की? इसका खानदान क्या है? कहाँ रहती है? तब राधा ने उसे अपने बारे में सारी बातें बताई, जिसे सुनकर प्रेमलता ने अपना सिर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, 18 साल पहले मैंने जिस लड़की को अपने बेटे के जीवन से निकाल फेंका था, आज ये फिर से मेरे सामने आ गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। इस गरीब मजदूर की बेटी को मैं अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। कुछ दिनों के बाद राजीव कुछ काम से शहर से बाहर चला गया। तब प्रेमलता ने राधा को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अपने लिए नहीं, बल्कि अपने इकलौते बेटे के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो, क्या तुम मेरे बेटे के जीवन के लिए ये कर पाओगी? बोलो बेटी, या फिर मना करके मेरे बेटे के जीवन को हमेशा के लिए मिटा दोगी? बोलो बेटी, जवाब दो। ये सब आप क्या बोल रही हैं माँ जी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मुझे तुमसे यह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो आखिर माँ हूँ। अपने बेटे को खुद से अलग होते नहीं देख सकती। तुम्हें तो पता ही है हमारे पुरोहित राजगुरु कितने ज्ञानी हैं। उनकी कही हुई बात आज तक गलत नहीं हुई है। मैंने उनसे तुम्हारी और राजीव दोनों की कुंडली दिखाई थी। उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम दोनों के साथ रहने से मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं सच कह रही हूँ बेटी। मेरे बेटी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है बेटी। अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मेरा बेटा बच जाएगा। मेरे बेटे को बचा लो बेटी। अपने पति के जीवन के खातिर राधा उस शहर को छोड़कर एक जंगल में चली गई। कई दिनों तक भूखे प्यासे भटकने के बाद वो बेहोश होकर जंगल में गिर गई। जब उसे होश आया तब उसके सामने भैरव नाम का एक बूढ़ा सपेरा बैठा था। तुम कौन हो बेटी, और तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? तब राधा ने उसे रोते हुए अपनी सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर भैरव सपेरा ने कहा, बेटी, भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। और वैसे भी तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पति के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करके नई जिंदगी की शुरुआत करो बेटी। उस दिन से राधा उस बूढ़े सपेरे के साथ रहने लगी। वह उसके साथ सांप का खेल दिखाती और उसने भैरव सपेरे से न सिर्फ जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी, बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटी, तुम बहुत ही प्रतिभावान हो। जिस कला को सीखने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसे तुमने इतने कम समय में इतने अच्छे से सीख लिया। समय का पहिया फिर घूमने लगा। फिर एक दिन प्रेमलता और राजीव उसी गांव में अपने किसी रिश्तेदार की शादी में आए।
शादी के बाद राजीव अपने कमरे में सो रहा था, तभी पता नहीं कहीं से एक जहरीला सांप आकर राजीव को काट लिया। राजीव दर्द से चीख उठा, माँ मुझे सांप ने काट लिया माँ। राजीव का पूरा शरीर नीला पड़ने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। प्रेमलता के तो पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी और लोगों से मदद मांगने लगी। तभी किसी ने उसे भैरव सपेरे के बारे में बताया। बहन, यहाँ से कुछ ही दूर सपेरों की बस्ती है जहाँ भैरव नाम का सपेरा रहता है। कहते हैं उसके पास दुनिया के सारे सांपों के जहर का काट है। हमें जल्दी ही इसे उसके पास ले जाना होगा। और फिर सभी राजीव को भैरव सपेरे के घर ले आते हैं और भैरव सपेरों को सारी बातें बताते हैं। यह सब सुनकर सपेरा कहता है, देखिए अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो ठीक से दिखाई तक नहीं देता। मैं अब तुम्हारे बेटे का इलाज करने में असमर्थ हूँ, लेकिन हाँ, मेरी बेटी तुम्हारी मदद कर सकती है। उसके बाद उसने राधा को आवाज दी। राधा को देखते ही प्रेमलता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने शर्मिंदगी से अपना सर झुकाते हुए राधा को देखा। राधा अपनी सास को देखते ही उसे पहचान गई। वह तुरंत ही जंगल से जड़ी बूटी लाकर राजीव को लगा दी और जल्दी ही राजीव के शरीर से जहर उतर गया और वो ठीक हो गया। उसने जैसे ही अपने सामने राधा को देखा, खुशी से चौंकता हुआ बोला, राधा तुम जिंदा हो? पर माँ ने तो कहा था जब मैं काम से बाहर गया था तब तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर राधा ने अपनी सास प्रेमलता की तरफ आश्चर्य से देखा। प्रेमलता राधा के सामने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, तुम दोनों मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर राधा बेटी तुम्हारा। मैं भाग्य के लिखे को बदलना चाहती थी, लेकिन मैं हार गई बेटी। मुझे माफ कर दो राधा बेटी, मुझे माफ कर दो। उसके बाद प्रेमलता ने राजीव को सब कुछ सच सच बता दिया। यह सब सुनकर राजीव को अपनी माँ से घृणा होने लगी, लेकिन राधा के कहने पर उसने अपनी माँ को माफ कर दिया और फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।